Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. So today we are going to start first chapter General Wave and Properties और ये आपका जो क्लास मैट्रिक है उसका पहला चैप्टर है। तो जिसके कॉन्सेप्ट्स वीक हों, भले वो फर्स्ट ईयर के अंदर हो, सेकेंड ईयर के अंदर हो, तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो है समरी को सिलेक्ट किया है ताकि जो बच्चे देख रहे हैं उनको थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूँ कि इसमें आप जनरली जो है वेव्स के बारे में पढ़ोगे। वेव्स क्या होती हैं, उनके टाइप्स वगैरह, जिस तरह से ट्रांसवर्स वेव्स, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। ठीक है। अब लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में आपके पास कौन सी वेव्स आ जाती हैं? साउंड वेव्स आ जाती हैं और कंप्रेशनल वेव्स आ जाती हैं, जो कि किस में बनती हैं? जो स्प्रिंग स्प्रिंग वगैरह में बनती हैं। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव्स कहाँ पर बनती हैं? रोप में बनती हैं, वाटर में बनती हैं। रोप यानी कि जो आपकी रस्सी वगैरह होती है, उसको अगर आप जर्क देते हो तो इस तरह से जो है पैटर्न आपको मिलता है। इसको आप बोलते हो रोप वेव। और दूसरा, वाटर के अंदर जो है सरफेस पर जो है वो वेव्स बनती हैं, कौन सी? ट्रांसवर्स वेव्स। अच्छा, और जनरल कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, डायफ्रैक्शन होती है, इंटरफेरेंस होती है। तो ये सारी जो है वो प्रॉपर्टीज हैं किसकी? वेव्स की। रिफ्लेक्शन हम किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्शन यानी कि वेव जो है किसी सरफेस के साथ टकरा कर वापस आ जाए तो इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन किसे बोलते हैं? रिफ्रैक्शन यानी कि वेव किसी जो है मीडियम के साथ लगकर जो है फिर मीडियम चेंज, इसको अपने हिसाब से करेंगे जैसे जैसे मैं आपको करवाता जाऊंगा। ठीक है, टॉपिक वाइज। तो फिलहाल जितना समझा रहा हूँ उतना समझते जाओ। डायफ्रैक्शन क्या होती है? वेव का नॉर्मली किसी भी ऑब्स्टेकल के अराउंड जो है बेंड होना। इंटरफेरेंस क्या होती है? दो वेव्स का आपस में मिलना। और फिर इसके दो टाइप्स होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये जो है ये तो प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव्स के। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक कुछ जो है और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ वेव के। वो क्या होते हैं? जैसे कि वेव लेंथ हो गया, वेव वेलोसिटी हो गया, वेव किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, वेव की वेवलेंथ क्या है जिसको हम लेमडा के साथ जाहिर करते हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी यानी कि एक सेकंड में कितनी जो है वो साइकिल्स पास हो रही हैं। सपोज करो कि एक सेकंड में 7 जो है साइकिल्स पास हो रही हैं पर सेकंड, तो उसको हम बोलेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7 हर्ट्ज। और पीरियड क्या है? पीरियड का मतलब क्या है कि टाइम रिक्वायर्ड, वो टाइम जो पूरा एक चक्कर लगाने के लिए हो। एम्पलीट्यूड क्या है? तो ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने सोचा कि ये लास्ट में इसकी समरी टाइप और इसको वो बोलते हैं मैप की तरह जो है वो बना हुआ है, तो इसको पहले थोड़ा सा देख लें। तो आप अभी लोअर क्लासेस के अंदर हो तो आप क्या किया करो, खुद से भी जो टॉपिक पढ़ा करो, तो इस तरह से जो है उसके अगर आप नोट्स बनाओगे ना अच्छे से, तो ये आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा। और अगर ये वीडियो आपको ज़्यादा स्पीड में लग रही हो तो जितना स्लो स्लो मैं समझाता जा रहा हूँ उतना समझते जाएं। ये वीडियो इसलिए जल्दी जल्दी लग रही है क्योंकि ये रिवीजन की तरह मैं आपको करवाता जाऊँगा। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो कौन सा है? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। मेरे ख्याल से यही टॉपिक है। ये चैप्टर का नाम है जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। एक सेकेंड, फर्स्ट पेज हमें खोलना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये बता रहा है आपको कि आप नॉर्मली अपने डे टू डे लाइफ में यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप वेव्स वगैरह को देखते हो, और देखते नहीं हो तो सुनते हो, जिस तरह से साउंड वेव्स हो गया। ठीक है, और कुछ वेव्स आप देखते हो जिस तरह से वाटर वेव्स हो गई, और वेव्स इन जो है स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स हो गई तो उनको आप देख सकते हो। तो ये जो है इस चीज़ के बारे में आपको बता रहा है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है कि वेव्स एंड नेचर ऑफ वेव्स, यानी कि वेव्स क्या होती हैं और नेचर ऑफ वेव्स कौन सी होती है। वेव क्या है? अ मेथड ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर इज कॉल्ड वेव। यानी कि वेव एक ऐसी चीज़ है जो कि एक पॉइंट से, सपोज करो आपके पास एक पॉइंट है ए, दूसरा यहाँ पर पॉइंट है बी, तो इस ए पॉइंट से बी पॉइंट के दरमियान में ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है, यानी कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगी, लेकिन मैटर को ये ट्रांसफ़र नहीं करेगी। यानी कि जो पार्टिकल्स मीडियम के मौजूद होंगे जिस भी जगह पर,
वो उसी जगह पर सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेट करेंगे, अप और डाउन होंगे, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपने याद कर लेनी है। वेव हमेशा अपने साथ एनर्जी कैरी करती है। और एक चीज़ मैं आपको एडिशनल बता दूं कि और अपने साथ ये मोमेंटम भी कैरी करती है। मोमेंटम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। यानी कि वेव क्या होती है, एक ऐसी क्वांटिटी जो अपने साथ एनर्जी कैरी करे और मास कैरी ना करे, ट्रांसफर मास ना करे, एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर लेकर जाए, तो उसको हम बोलते हैं वेव। और मैटर को वो ट्रांसफर नहीं करती, अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम को लेकर चलती है। फॉर्मेशन ऑफ वेव, वेव बनती किस तरह से, डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम कॉज फॉर्मेशन ऑफ वेव। हमेशा याद कर लो कि वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय अ डिस्टर्बेंस। वेव बनेगी ही तब जब कोई पार्टिकल मीडियम के डिस्टर्ब हो। जब पार्टिकल मीडियम के डिस्टर्ब होंगे तभी जो है वेव बनेगी। अब हम वेव्स बना सकते हैं रोप के थ्रू, स्लिंग की स्प्रिंग। अब स्लिंग की स्प्रिंग पता है क्या होता है, स्लिंग की स्प्रिंग वो होता है स्प्रिंग जो कि बिल्कुल पतला होता है। स्लिंग की स्प्रिंग आपने जो आपका बाल पेन है ना, उसके अंदर से जो स्प्रिंग निकलता है, ये स्लिंग की स्प्रिंग है। एंड वाटर वेव्स इन रिपल टैंक। अब रिपल टैंक आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है बना हुआ एक्सपेरिमेंटल, जिसके अंदर जो है कुछ वेव्स हम खुद से बनाते हैं अपनी मर्जी में से। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिपल टैंक। ये आगे लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि आप जनरली, जैसे कि सपोज करो ये आपके पास कोई वॉल है, दीवार, इसके साथ आपने एक रस्सी लगा दी। अब आप क्या कर रहे हो, इसको जर्क कर रहे हो, तो इसमें एक वेव्स, ये इस तरह से वेव्स बनेंगी। तो अब देखो, ये पार्टिकल्स हमने डिस्टर्ब की है, डिस्टर्बेंस के थ्रू हमने वेव बना दी। अब पानी में आपने पत्थर फेंका, पानी के मॉलिक्यूल्स को आपने डिस्टर्ब किया, उसके डिस्टर्ब करने के बाद जो है वेव्स बन गई किसमें, वाटर के अंदर। यहाँ पर ये देखो, ये एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं तीनों। तो ये सिंपल यही जो है वो चीज़ है। यहाँ पर ये चीज़ सेम जो मैंने आपको वर्बली बताई वही आपको बता रहा है कि हमने एक रोप को अटैच किया है दीवार के साथ, वॉल के साथ, और कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं दूसरी साइड को। तो वो जो है अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगी या वाइब्रेट करेंगी। तो हमें देखने में आएगा कि ये जो वेव है वो आगे जा रही है, हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ अप एंड डाउन मूव कर रही है। द रोप इज द मीडियम थ्रू विच द वेव ट्रेवल्स। अच्छा, मीडियम, मीडियम हम किसको बोलते हैं, ये चीज़ याद कर लो। आप छोटे बच्चे हो, मैट्रिक वाले, तो आपके लिए ये चीज़ याद करने की है। मीडियम वो चीज़ होता है, द पैसेज फ्रॉम विच वेव मूव्स या क्रॉसेस। वो पैसेज जिसमें से वेव क्रॉस कर जाए उसको हम बोलते हैं क्या, मीडियम। अगर वेव पानी में से गुजर रही है तो मीडियम उसका क्या होगा, पानी। और अगर वेव स्प्रिंग में से गुजर रही है तो उसका मीडियम क्या होगा, स्प्रिंग। ठीक है, इस तरह से ये जो है उसका मीडियम होगा। अब ये जो है पूरी कहानी फिर स्प्रिंग के लिए दोहराई गई है, इसको भी हम छोड़ देंगे। लेकिन एक चीज़ याद करने वाली है कि यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग को अटैच किया है। अब इस साइड को हमने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स लगाकर छोड़ दिया। तो यहाँ पर ये देखो, ये स्प्रिंग जो है कंप्रेस हो गया। ठीक है, और फिर ये कंप्रेशन जो है ये आगे जा रही है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर यहाँ तक पहुँच गई। थोड़ी देर के बाद ये दीवार के साथ लग जाएगी। तो ये जो स्प्रिंग का जो है कंप्रेस्ड पोर्शन, स्प्रिंग का जो ये, जहाँ पर ये जो स्प्रिंग के टर्न्स हैं या कॉइल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच्ड हैं, यानी कि जहाँ पर ये स्प्रिंग के टर्न्स क्लोज हैं, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कंप्रेशन। और इसको हम सी के साथ जाहिर करेंगे। और जो उसका एंड, ये जो है, जो इस तरह से बोल सकते हैं हम कि जहाँ पर ये कंप्रेशन आगे बढ़ गई तो इसके पीछे जो स्पेस बचेगा इसको हम बोलेंगे रेयर फ्रैक्शन। तो याद कर लो, कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन को सी के साथ, रेयर फ्रैक्शन को आर के साथ। एक स्प्रिंग हम लेंगे इस तरह से, ये आपके पास एक स्प्रिंग होगा,
उसको आप यहाँ से कंप्रेस करके छोड़ दोगे, फिर ये कंप्रेशन आगे जाएगी, कंप्रेशन आगे जाएगी तो उसके पीछे एक रेयर फ्रिक्शन बनेगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रेयर फ्रिक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रिक्शन, इस तरह का एक पैटर्न होगा। तो ये चीज़ आपने याद कर लेनी है। कंप्रेशन में क्या होगा कि स्प्रिंग जो है आपस में, स्प्रिंग के जो टर्न्स होंगे या स्प्रिंग की जो कॉइल्स होंगी वो आपस में एक दूसरे के बहुत करीब होंगी, और बाकी जो दूसरी साइड होगी रेयर फ्रिक्शन वाली, वहां पर ये दूर दूर होंगे। अच्छा, रिपल टैंक क्या है? ये रिपल टैंक इज अ शेलो ग्लास टैंक ऑफ वाटर। अब ये एक यानी कि ग्लास का बना हुआ एक टैंक होता है आपके पास, जिसके अंदर पानी होता है लेकिन बहुत कम। यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वेव्स, यूज टू डेमोन्स्ट्रेट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। अब वेव की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको बताने के लिए ये जो है वो यूज होता है। यहाँ पर ये इसकी शेप बनी हुई है, ठीक है। अब नीचे इसके स्क्रीन रखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर ये वाटर इसके जो है मौजूद होता है। यहाँ पर ये वाइब्रेटर या डिपर रखते हैं यहाँ पर, जिसमें से हम यहाँ पर वेव्स वगैरह बनती हैं, और इन वेव्स का जो शेडो है वो इस स्क्रीन पर बनता है। तो उसमें से हम जो है बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोग इसकी रीडिंग कर लेना थोड़ी बहुत एग्जाम के हिसाब से। अच्छा, एग्जाम के हिसाब से बाकी जो चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ या डिटेल में बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव्स के टाइप्स के कौन कौन से होंगे? टाइप्स ऑफ वेव मोशन, द डायरेक्शन इन विच डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस विद इन अ वेव मोशन अफेक्ट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव। अब जिस डायरेक्शन में, सपोज करो कि ये आपका मीडियम है इस तरह से स्ट्रेट लाइन में, अब इसके ये पार्टिकल्स हैं, ये एक पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, ये चौथा, ये पांचवा, ये पार्टिकल्स ऑफ मीडियम है। अगर इन पार्टिकल्स, अब ये जो है पहली लाइन ये कह रही है, इस लाइन का मतलब ये है कि इन पार्टिकल्स की मूवमेंट, यानी कि ये अप हो रही है या किस भी तरह इससे जो है इनकी मूवमेंट हो रही है, इस पर डिपेंड करता है इनकी प्रॉपर्टीज। अब आगे इसको मैं बताऊं तो फिर आपको समझाता हूँ। द टाइप्स ऑफ वेव कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय यूजिंग अ स्लिंकी लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्टील कॉइल और स्प्रिंग। अब स्प्रिंग की मदद से आपको टाइप ऑफ वेव समझाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, by a slinky, and for illustration each of the coil can represent a particle of medium through which a wave is traveling। अब इसको समझाने वाली बात छोड़ो, बस सिंपल में चीज़ आपको समझाने के लिए मैं खुद ये चीज़ बता दूं कि अगर पार्टिकल ऑफ मीडियम वेव, अगर यहाँ इसमें वेव बनेगी इस तरह से, और वेव जा रही है इस डायरेक्शन में, तो अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल अप या डाउन मूव करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है या डायरेक्शन ऑफ वेव जो है उसके दरमियान और पार्टिकल के दरमियान एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा? 90। तो ऐसी ऐसी वेव्स की टाइप जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम और वेव के डायरेक्शन में एंगल हो 90 डिग्री, उसको हम बोलते हैं कौन सा टाइप? उसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स वेव्स। The waves in which the waves in which particle of medium makes, अब देखो यहाँ पर ये बनी हुई है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी कि वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है? इस डायरेक्शन में। पार्टिकल्स अप और डाउन आ रहे हैं, ये ऊपर अप और ये नीचे डाउन, ये नीचे डाउन, ये ऊपर अप, ये नीचे डाउन। तो अगर इसका आप एंगल निकालोगे तो ये एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री। जिस तरह से एल होता है ना आपका एल, तो इस एल को अगर प्रॉपर इस तरह से लिखो आप, तो ये इसके दरमियान में एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने ट्रांसवर्स वेव का आपको आइडिया दे दिया। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव्स के बाद बाद क्या आता है हमारा? इसको पेजेस थोड़े से सीक्वेंस में नहीं है, इनको थोड़ा सा मैं देख लूँ कि बाकी दूसरा पेज हमारा कहाँ पे है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो उसके बाद ये पेज है हमारा कि वेव का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर जो भी चीज़ होगी,
अगर उसमें पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की जो है मूवमेंट परपेंडिकुलर हो रही है तो उसकी जो मोशन होगी वो कौन सी होगी, अपना जो टाइप होगा वेव का वो कौन सा होगा, ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, अच्छे से गौर से सुनो समझो, आपको समझ आता जाएगा। यानी कि वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल्स अप या डाउन जा रहे हों तो उनके दरमियान एंगल बनेगा 90। और ऐसा जो है वेव का टाइप कौन सा होता है, वो होता है ट्रांसवर्स वेव्स का। अच्छा, दूसरा होता है आपका, दूसरा कौन सा टाइप होता है, दूसरा होता है एक ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की में क्या होता है कि पार्टिकल जो होते हैं ना, ऑफ मीडियम पार्टिकल ऑफ मीडियम पार्टिकल ऑफ मीडियम ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होगी पार्टिकल के मीडियम भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे या उसके ऑपोजिट जाएंगे, तो ऐसी वेव को हम नाम देते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, तो समझने वाली बात हमारी यही है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एक कॉमन एग्जांपल आपने याद कर लेना है, वो कौन सा है, वो है आपका साउंड वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव्स किस किस में बन सकती हैं, कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पर बन सकती हैं, इन पॉन्ड तालाब के अंदर, रिपल टैंक के अंदर, वाइब्रेशंस इन गिटार, अब गिटार के अंदर जो वाइब्रेशंस होती हैं वो भी ट्रांसवर्स होती हैं, गिटार के अंदर जो स्ट्रिंग्स के अंदर होती हैं। ठीक है, अनदर एसेंशियल टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक चीज़ याद कर लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं, ये हमारी लाइट वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, रेडियो की जो वेव्स होती हैं, लाइट वेव्स जो होती हैं, ये सारी जो होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इसको मैं लिख लेता हूँ ई एम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आप मैट्रिक वाले बच्चे हो, मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली एक ट्रांसवर्स वेव होती है जिसमें एक साइड एक साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दूसरी साइड पर मैग्नेटिक फील्ड होती है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और जो है वेव ट्रेवल कर रही होती है इस डायरेक्शन में, और ये दोनों फील्ड्स ऑसिलेट कर रही होती हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऑसिलेट करेंगी और वेव आगे चलती जाएगी। ठीक है, अगर ये समझ ना आए तो सिंपल इतना याद कर लो कि हमारी जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और दूसरी बात ये कि ट्रांसवर्स वेव है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय अ पॉइंट ऑन अ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट और मीन पोजीशन। अगर कोई भी चीज़ इस तरह से लिखी हुई हो, अगर सपोज करो यहाँ पर ये हमारी छत है, यहाँ हमने एक मास अटैच कर लिया m, अब जो इसकी नॉर्मल पोजीशन है ना, इसको मैं जाहिर करता हूँ ज़ीरो के साथ, और इसी को कहा जाएगा क्या, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन या इसको कभी कभी बोलते हैं हम रेस्ट पोजीशन। अगर मैं इसको खींच के यहाँ तक लेकर आऊँ, जितना दूर लेकर आ सकता हूँ, तो जितना मैं इसको मैक्सिमम इससे दूर लेकर आ सका तो ये कहलाएगा इसका एम्पलीट्यूड ए। ठीक है, ये कहलाएगा इसका एम्पलीट्यूड ए। यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया इसका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एम्पलीट्यूड अगर आप राइट के डायरेक्शन में जाओगे तो एक साइड आप पॉजिटिव सपोज कर लो, सपोज करो अगर मैंने राइट साइड को पॉजिटिव सपोज कर लिया तो ये एम्पलीट्यूड मेरा होगा पॉजिटिव ए। अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा इस तरह से तो ये मेरा होगा नेगेटिव ए। नेगेटिव ए, एक साइड पॉजिटिव होगा दूसरी साइड नेगेटिव होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है। तो वेक्टर याद कर लो, एक साइड पर पॉजिटिव होता है तो दूसरी साइड पर नेगेटिव होता है। अब आप छोटे से बच्चे हो, आपका छोटा सा दिमाग है, एमडी अपना मैट्रिक वाले बच्चे हो, आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ये चीज़ें समझते जाओगे। ठीक है, जितनी चीज़ें समझा रहा हूँ उनको माइंड में बिठाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो है दोबारा रीडिंग करो तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या है, इट इज़ द हाइट ऑफ अ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ मेजर्ड फ्रॉम रेस्ट पोजीशन। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और, कि अगर इस तरह से लिखा हुआ हो और ये बनी हुई हो, हमारे पास जो ट्रांसवर्स वेव होती है किस तरह से,
इस तरह से ट्रांसवर्स वेव जो बनी हुई होती है इस तरह से। तो ये जो होती है, ये जो स्ट्रेट लाइन है नॉर्मली, इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम, सॉरी अपना मीन पोजीशन या रेस्ट लाइन, मीन पोजीशन। क्योंकि इस पॉइंट पर पार्टिकल्स जो होते हैं वो अनडिस्टर्ब्ड होते हैं। अच्छा, अब देखो इस पॉइंट से लेकर ये जो इसकी हाइट है, ये जो ऊपर है और ये जो है जो डाउनवर्ड है, तो इस ऊपर वाले को कहा जाता है क्रेस्ट और इस नीचे वाले को कहा जाता है ट्रफ। अब इसके अप मोस्ट पॉइंट तक, ये जो इसकी हाईएस्ट पॉइंट है, इस मीन जो है अपना लाइन से लेकर इस टॉप पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है इसको भी हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अगर उस तरीके से आप डिफाइन करो तो भी ठीक है और इस तरीके से डिफाइन करो तो भी ठीक है। यानी कि मीन लाइन ये जो है हमारी बीच में, मीन लाइन ये जो सॉरी मीन लाइन ये वाली जो है इससे लेकर और इस पॉइंट से ऊपर वाली जो पॉइंट है इस तक ये जो हमारा डिस्टेंस बन रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और ऊपर वाला पॉजिटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिव होगा। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद क्रस्ट और ट्रफ हमने कर लिया। लॉन्गिट्यूडनल वेव भी मैंने आपको बता दी कि किस तरह से होती हैं। कंप्रेशन क्या होता है, यहाँ पर पार्टिकल्स क्लोज होते हैं आपस में। और रेयरफेक्शन क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दी। और इसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन, पैरेलल डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, डायरेक्शन ऑफ अपना वेव मोशन में। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको बताया कि साउंड वेव्स इसका एग्जांपल है। अब इसमें देखो ये जो यहाँ पर ये टर्न्स आपस में क्लोज हैं तो इसको कंप्रेशन बोलेंगे, और यहाँ पर ये टर्न्स दूर हैं तो इसको रेयर फ्रिक्शन बोलेंगे। और फिर देखो यहाँ पर ये कंप्रेस्ड है तो ये कंप्रेशन बोलेंगे इसको। कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रिक्शन, तो इस तरह से ये पैटर्न जो है वो चलता आता है। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, रेयर फ्रिक्शन। रेयर फ्रिक्शन तो हमने पढ़ लिया। वेव्स आर मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। अब सेम बात कि वेव्स जो होती हैं हमारा वो एनर्जी का ट्रांसफ़र का ज़रिया होती हैं, लेकिन वो मैटर को ट्रांसफ़र नहीं करती। यानी कि जो मास होता है वो वहीं पे रहता है, सिर्फ और सिर्फ वेव ट्रेवल करके आगे चली जाती है। द वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम दैट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस। अब ये सेम चीज़ हमने पहले भी पढ़ ली। Wave transfer energy over a distance. Can waves move matter the entire distance? For example, a tide can travel many kilometers. The water moves up and down. Disturbance can travel, transferring energy, not matter. अब यही चीज़ बता रहा है कि भले किलोमीटर्स में वेव्स चली जाए लेकिन मैटर को वो ट्रांसफ़र नहीं करेंगी। अब यहाँ पर एक छोटा सा ये चार्ट गिवन है जिसमें आपको फ़र्क समझाया गया है मैकेनिकल वेव में और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। तो ये नॉर्मली थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है और थोड़ी सी याद करने वाली भी चीज़ है, क्योंकि आप जो है वो मैट्रिक के अंदर हो तो आपको 9th मैट्रिक, तो ये आपके लिए जो चीज़ें हैं काफ़ी वो याद करने वाली हैं। तो आप जो है इन चीज़ों को याद कर लो। मैकेनिकल वेव्स किस तरह से होती हैं, जिनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं जिस तरह से लाइट वेव्स, उनको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसको याद करने के लिए तरीका एक मैं आपको बता दूं। आपका जो सन होता है, आपका हमारा सबका ये जो सन होता है, इसमें से जब रेज आती हैं हमारी अर्थ के ऊपर, तो इन दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं होता। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा मीडियम नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जो वेव्स हैं, लाइट वेव्स, वो ट्रेवल करके हमारी अर्थ को हिट करती हैं और हमें जो है वो डे लाइट, जो सूरज की रोशनी होती है, वो हमें महसूस होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। मैकेनिकल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटरी मोशन इन रिस्पेक्टिव मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर अगर पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन करेंगे या ऑसिलेट करेंगे तो फिर क्या बनेगा, फिर हमारी मैकेनिकल वेव्स बनेंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब बनती हैं, जब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चेंज हों। अब ये आप आगे पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं। फिलहाल सिंपली मैं आपको समझा दूं कि आपके पास जो चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। इन चार्जेस के बाहर एक रीजन होता है, अगर उसमें चार्ज आ गया तो ये चार्ज उस पर फोर्स लगा सकती है, और उस रीजन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड।
और आपका जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट आपने जो पढ़ा होगा, तो मैग्नेट के बाहर भी एक फील्ड होती है जिसमें अगर हम कोई मेटल वगैरह लेकर आते हैं तो वो उसके साथ चिपक जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो यही चीज़ है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की। अगर ये दोनों एक साथ चेंज होंगी तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेंगी। साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, सेस्मिक वेव्स। सेस्मिक वेव्स कौन सी होती हैं? जब हमारा कोई ज़लज़ला वगैरह आता है तो उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसको बोलते हैं हम सेस्मिक वेव्स। आर सम एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। अब सारी एग्जांपल है किसका? मैकेनिकल वेव्स का। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल कौन से हैं? रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स, लाइट वेव्स, यूवी वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आपको सारे ये एग्जांपल्स याद करने हैं। क्या पता एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाए कि दोनों के फर्क बताओ, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में फर्क क्या होता है। मैकेनिकल वेव्स कंसिस्ट ऑफ ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। अब जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं इनमें ट्रांसवर्स वेव्स भी होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंप्राइज्ड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स होगी, लेकिन मैकेनिकल वेव्स दोनों हो सकती हैं। मैकेनिकल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अब वैक्यूम में से मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं वैक्यूम में से। और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया जिस तरह से हमारे पास सनलाइट पहुंचती है, और यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट भी लिखी हुई है, वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ऑल मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल थ्रू देयर मीडिया एट डिफरेंट स्पीड। अच्छा, मैकेनिकल वेव्स की स्पीड जो है वो हर मीडियम में अलग अलग होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनकी स्पीड, अच्छा एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा रीड करके आपको समझाऊं। ऑल मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल थ्रू देयर मीडिया एट डिफरेंट स्पीड डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, यानी कि जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, तो यहाँ पर अगर मैं एम लिखूँ मैकेनिकल के लिए, तो वो किस पर डिपेंड करती हैं? वो डिपेंड करती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, उस पर डिपेंड करती हैं, और स्पीड उनकी चेंज हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में क्या होगा? कैन ट्रेवल थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट डिफरेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेस्पेक्टिव मीडिया, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होंगी उनकी स्पीड भी चेंज हो सकती है, लेकिन वो किसके हिसाब से होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से होगी। ठीक है, तो ये था दोनों का कंपैरिजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंपैरिजन, और जो है दूसरा मैकेनिकल वेव का कंपैरिजन। इसके बाद अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लिखी हुई है कि यहाँ पर देखो, ये जो मैंने आपको समझाया सिंपल पेंडुलम वाला केस। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? सिंपल एक मासलेस स्ट्रिंग अटैच कर दो और उसके साथ कोई मास अटैच कर दो, तो ये जो है पेंडुलम बन जाता है। तो इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है 2 पाई और अंडर रूट में L/G। तो दिस इज दी टाइम पीरियड, फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम। अच्छा, यहाँ पर इसमें देखो, ये 2 पाई जो है ये हमेशा कांस्टेंट होता है, नंबर कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड जो है और जी जो है, अगर हम पेंडुलम को अर्थ पर ही रखें तो ग्रेविटी भी कांस्टेंट होगी। तो ये जो है प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ? सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट एल के साथ। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम जो है अगर लेंथ को चेंज करेंगे, तो अगर हमने लेंथ को चेंज किया तो हमारा टाइम पीरियड भी चेंज होगा या कम ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ जो है याद करने वाली थी, जो मैंने आपको समझा दी। इसमें से हम मेन पॉइंट्स जो है रिवीजन के लिए वो हम करते जा रहे हैं आपके इस चैप्टर में से। अच्छा, उसके बाद आपका क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। Properties: the depth at which the dipper is placed affect the amplitude of waves, while the frequency of vibration of the dipper corresponds to the frequency of water waves produced. अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स में हमें पढ़ना है, रिफ्लेक्शन पढ़नी है, रिफ्रैक्शन पढ़नी है, और उसके बाद जो है कुछ डायफ्रैक्शन पढ़नी है, और टाइम पीरियड, ये सारी चीज़ें हमने क्लियर करनी है।
अब रिफ्लेक्शन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि फिगर 10.11 ये जो लिखी हुई है यहाँ पर देखो, अब यहाँ से वाटर वेव्स आ रही हैं, वो इस सरफेस के साथ स्ट्रेट बैरियर रखा हुआ है, बैरियर मतलब रुकावट, तो ये इसके साथ टकरा कर ये नीचे आ रही हैं, तो ये जो रिफ्लेक्ट होकर आ गई तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वाटर वेव्स, और ये जो शुरू में जा रही थी टकराने से पहले इनको हम बोलेंगे इंसिडेंट वेव्स। तो ये समझा रहा है कि शोज हाउ वन कैन डेमोन्स्ट्रेट द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, यानी कि ये जो फिगर है 10.11 वाली वो हमें बताती है कि वेव्स किस तरह से रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। व्हेन अ वर्टिकल स्ट्रेट सरफेस इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ इनकमिंग वेव्स, अगर वेव्स आ रही हों तो उनके सामने एक स्ट्रेट पाथ रखा जाए तो वेव्स किस तरह से रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, तो हमें इस तरह से पता चल सकता है। द इंसिडेंट वेव्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस एट द सेम एंगल, यानी कि जिस एंगल पर वो आएंगी, इंसिडेंट वेव्स जिस एंगल पर आएंगी उसी एंगल पर वापस जाएंगी। दे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जिस एंगल पर वेव टकराती है नॉर्मल के साथ एंगल हम निकालते हैं और वैसा ही एंगल उसके साथ बनाती है नॉर्मल के साथ और फिर चली जाती है। ये आप आगे पढ़ोगे, सिंपल मैं आपको रिवीजन के लिए समझा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करे। तो रिफ्लेक्शन सिंपल यही होता है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन है ये वाली, इसको आप हाईलाइट कर लो, एग्जाम के लिए लिख भी सकते हो अगर एग्जाम में आ जाए, बोर्ड के एग्जाम में। बाउंसिंग बैक ऑफ वेव्स इनटू द सेम मीडियम बाय स्ट्राइकिंग द अदर मीडियम सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, यानी कि अगर बाउंड्री के साथ हिट करके हम सेम मीडियम में वापस आ जाए तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। हम नहीं मतलब वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब रिफ्लेक्शन क्या होती है, फिगर 10.11, अब देखो, सॉरी अपना 10.11 नहीं बल्कि 10.12, तो यहाँ पर देखो ये डीप वाटर है और ये जो है शेलो वाटर है। अब डीप वाटर से ये वेव आ रही है और ये शेलो वाटर के अंदर जा रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये shows how refraction of the waves can be demonstrated. When a flat piece of a block is immersed in the ripple tank, water depth becomes shallow. यानी कि अगर हम एक ब्लॉक ऑफ व्हेन अ फ्लैट पीस ऑफ ब्लॉक, यानी कि अगर हमारे पास एक पीस है ब्लॉक का, वो अगर हम रख रहे हैं किसके अंदर, रिपल टैंक के अंदर, तो पानी शेलो हो रहा है, पानी जो है वो पतला हो रहा है। You will find that the wavelength of the plane waves shorten and changes direction। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो वेव्स का जो है वेवलेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी थोड़ी सी कम। As they move from the boundary between the two media deep to the shallow water, however the frequency of waves stay the same। अच्छा एक चीज हमेशा याद कर लो, अगर आपसे बोला जाए कि मीडियम चेंज हो रहा है इस तरह से, इस तरह यानी कि शेलो में से आप जा रहे हो अपना रेयर में से डेंसर मीडियम में जा रहे हो, शेलो में से डीप वाटर में आ रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या नहीं होगी, तो याद कर लो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है हमेशा सोर्स के ऊपर। अगर सोर्स आपका कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगी। तो ये जब आप आगे एमसीक्यूज करोगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के अंदर जब आओगे तो इनमें ये सवाल आते हैं। और फिलहाल के लिए आप इतना याद कर लो कि फ्रीक्वेंसी हमेशा डिपेंड करती है किसके ऊपर, सोर्स के ऊपर। जब आप मीडियम को चेंज करोगे तो आपकी वेवलेंथ और स्पीड चेंज होगी लेकिन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली चेंज नहीं होगी। तो समझने वाली बात ये थी जो मैंने आपको समझा दी। अच्छा एक चीज और यहाँ पर लिखा हुआ है, frequency of the vibrator remains same. This shows that the speed of wave in the water depends on water depth. Waves travel faster in deep, यानी कि अगर वेव की स्पीड डीप वाटर में देखी जाए तो वेव की स्पीड ज़्यादा होगी। v के ऊपर डबल एरो मैंने ऊपर लगा दिया, इसका मतलब ये है कि स्पीड ज़्यादा होगी, ठीक है। और दूसरा दूसरा क्या होगा, देन इन दी शेलो वाटर यानी कि शेलो वाटर में इसकी स्पीड वाटर वेव्स की कम होगी। तो ये जो इफेक्ट हो रहा है इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, यानी कि मीडियम की चेंज होने की वजह से, सॉरी अपना मीडियम की चेंज होने की वजह से भी आप बोल सकते हो या रेयर और डेंस में जाने की वजह से भी बोल सकते हो। तो इसके जो है चेंज होने की वजह से वेव अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो उसमें से अगर स्पीड कम ज़्यादा हो और इसकी प्रॉपर्टीज़ पर अफेक्ट हो तो इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं क्या, रेयरफेक्शन का। यानी कि व्हेन वेव एंटर्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ डीप वाटर टू रीजन ऑफ शेलो वाटर एट एन एंगल द वेव विल चेंज इट्स डायरेक्शन।
तो वेव अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करेगी और थोड़े बहुत अपने कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करेगी। अब डायफ्रैक्शन क्या होती है? डायफ्रैक्शन ऑफ वेव, अब यहाँ पर ये एक पैटर्न दिखाया गया है आपको। व्हेन एन ऑब्स्ट्रक्शन और a straight surface with gap in the ripple tank is placed in the path of incoming water waves। अब इस डायरेक्शन में इस तरह से वेव्स आ रही हैं, वाटर वेव्स। अब यहाँ पर इसने क्या किया है, ये देखो ना, यहाँ पर लिखा है सर्कुलर वाटर वेव्स। इसने ये चीज बताई है आपको। यहाँ पर इसने बीच में एक ऑब्स्ट्रक्शन रख दी। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट। तो अब जब ये रुकावट रखेगा तो इसके अराउंड जो है वो वेव्स सर्किल बनाएंगी, सर्किल बनाएंगी और इसका जो है शेडो बनेगा। अब इसकी आगे डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन क्या है कि जब वेव गुजरती हुई वेव्स इसके रास्ते में आएंगी तो वो इसके साथ स्ट्राइक करेंगी। दे स्ट्राइक इट, द वेव्स विल बेंड अराउंड द साइड्स ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन। और ये जो वेव्स हैं वो इसके साइड के अराउंड जो है बेंड करती जाएंगी। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। तो डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन सिंपल मैं आपको लिख कर दे दूं, जो कि आप एग्जाम में भी लिख सकते हो, बोर्ड वाले। वो कौन सी है कि बेंडिंग बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड एन ऑब्स्टेकल बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड एन ऑब्स्टेकल इज नोन एज डायफ्रैक्शन। यानी कि किसी भी ऑब्स्टेकल यानी रुकावट के इर्द गिर्द अगर वेव्स बेंड हो जाएं तो उसको हम बोलते हैं डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन तभी जो है आपको नजर आ सकती है जब उसका जो है गैप, अगर आप सपोज करो कि अगर मैंने यहाँ से छोटा सा स्लिट बना दिया। स्लिट का मतलब क्या होता है? छोटा सा सुराख। ठीक है, अगर स्लिट मैंने यहाँ से बना दिया और यहाँ से जो है वाटर वेव्स आ रही हैं इस तरह से, तो जब ये इसमें से गुजरेंगी तो भी जो है वो डायफ्रैक्शन का फेनोमेना होगा। और वो आपको तब नजर आएगा जब ये जो है इस लाइट वाली वेवलेंथ के साथ मैच करेगा। ये जो स्लिट है आपका, ये जो छोटा सा इस हमने सुराख बनाया है, ये जब इसकी वेवलेंथ के साथ मैच करेगा तभी जो है आपको डिफ्रैक्शन का फेनोमेना नजर आएगा। तो ये चीज आपने याद कर लेनी है। अब ये चीजें किस तरह से होती हैं प्रैक्टिकली, ये आप जो है हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल के लिए आपको इतना जो है वो याद करने की जरूरत है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स नियर एन ऑब्स्टेकल, तो ये भी डायफ्रैक्शन की डेफिनेशन आप बोल सकते हो। अब वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से होते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर एनी वन पॉइंट ऑन द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक कंप्लीट वाइब्रेशन या एक पूरा चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, जिसको हम टी के साथ जाहिर करते हैं। सपोज करो कि हमने एक वेव स्टार्ट की यहाँ से इस तरह से, ये हम नीचे गई, फिर ये यहाँ पर आ गई। तो इस पूरी साइकिल, अब देखो ये ऊपर वाला एक हाफ है तो ये ऊपर वाला हाफ, नीचे वाला ये हाफ है, इस तरह से। तो ये एक पूरा क्या हो गया? ये एक पूरा चक्कर बन गया, वन साइकिल। तो इसमें जितना टाइम लगेगा, सपोज करो मैं बोलूं कि इसमें 2 सेकेंड लगे यहाँ तक आने में, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? इसका टाइम पीरियड होगा 2 सेकेंड। ठीक है। और अगर मैं पूछूं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो याद कर लो, फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी आप किस तरह से निकालोगे? फ्रीक्वेंसी विल बी 1/, टाइम पीरियड की जगह पर आप रखो दो 2, तो ये बनेगी 1/2 यानी कि 0.5 हर्ट्ज। तो इस तरह के सवाल जो है आपसे पूछे जाते हैं और आपने ये चीज याद कर लेनी है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स को हम हर्ट्ज भी बोलते हैं। यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है। फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय अ सोर्स पर यूनिट ऑफ टाइम। यानी कि 1 सेकेंड के अंदर नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर जो है नंबर ऑफ साइकिल्स जितने भी बने 1 सेकेंड के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक आदमी है, उसके हाथ में एक रस्सी है, अब वो जो है 1 सेकेंड के अंदर 5 साइकिल बना रहा है, 5 साइकिल बना रहा है 1 सेकेंड के अंदर। और दूसरा एक आदमी है बी, जो 1 सेकेंड के अंदर 15 साइकिल बना रहा है।
फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी? जिसके नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड ज़्यादा होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी कि बी वाले की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, ए वाले की फ्रीक्वेंसी जो है वो कम है। ठीक है, अब वेवलेंथ क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। वेवलेंथ क्या होती है? लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, यानी कि दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। अब देखो, ये है ऊपर वाला क्या, क्रेस्ट सी, और ये क्या है, ट्रफ। अगर मैं यहां से डिस्टेंस निकालूं यहां से यहां तक, तो भी ये कहलाएगा वन वेवलेंथ। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां से दूसरी एक वेव स्टार्ट करूं इस तरह से, और बिल्कुल इसके सेंटर से डिस्टेंस निकालूं, ये भी क्रेस्ट है और ये भी क्रेस्ट। अब अगर मैं दो क्रेस्ट के दरमियान में डिस्टेंस निकालूं तो ये भी कहलाएगा वन वेवलेंथ। और अगर मैं दो ट्रफ के दरमियान में डिस्टेंस निकालूं, इसके बीच में से और इसके बीच में से इस तरह से, तो भी ये कहलाएगा वन वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है? दो क्रेस्ट के दरमियान में डिस्टेंस, दो ट्रफ के दरमियान में डिस्टेंस, या एक क्रेस्ट और एक ट्रफ को मिलाकर आप वन वेवलेंथ बोल सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद क्या है आपका? इसके बाद है आपका वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी शायद हमने कर लिया या रिमेनिंग है? नहीं, वेव स्पीड अभी हमारा बचा हुआ है। अच्छा, और अपना जो वेवलेंथ है उसका यूनिट क्या है? उसका यूनिट है मीटर, क्योंकि वेवलेंथ जो है बेसिकली लेंथ ही है। वेव स्पीड क्या होती है? वो स्पीड, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गिवन पॉइंट ऑन द वेव सच एज क्रेस्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर क्रेस्ट टाइम के साथ ट्रेवल करे तो उसको हम बोलते हैं स्पीड। क्रेस्ट बेसिकली क्या है? डिस्टेंस है। तो v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी, ये स्पीड का फॉर्मूला है जो आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किसके बराबर है? वेवलेंथ के। तो यहाँ पर हमने v लिखी, v इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने रखा लेमडा अपॉन टी। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये लेमडा मैं ऊपर ही लिखूँ और ये टी नीचे है, तो इसको मैं वन अपॉन टी भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब वन अपॉन टी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वन अपॉन टी किसके इक्वल था? फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ पर मैं वन अपॉन टी के बदले में फ्रीक्वेंसी रख दी, और ये v, तो v इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। अब ये जो है ये इस फॉर्मूला की डेरिवेशन है जो आप पढ़ते हो, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। फ्रीक्वेंसी को न्यू के साथ जाहिर किया जाता है और एफ के साथ भी जाहिर किया जाता है। ग्रीक लेटर है न्यू, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, दिस इज न्यू। ग्रीक लेटर, ग्रीक लेटर किसके लिए? ये जो है ग्रीक लेटर है फॉर फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट क्या होता है? is an imaginary line on wave that joins all the points that are in plane that are in same phase। ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो सारे पॉइंट्स को मिलाती है जो कि फेज में होते हैं। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं कि अगर वेव आपके पास जो है यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई एग्जांपल इसने दिया हुआ होगा। A wave front is usually drawn by joining all the wave crest। There are two types of wave fronts depending upon how the wave are produced, which are concentric circles and are plain straight wave front। यानी कि अब देखो, सिंपल चीज ये है कि वेव एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सब पॉइंट्स को मिलाती है जो कि फेज में होते हैं, यानी कि एक जैसे पॉइंट्स को आपस में जो लाइन मिलाए उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। यानी कि अच्छा, और जो अगर सोर्स आपका इस तरह से है, जो आपकी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है या वेव प्रोड्यूस कर रहा है इस तरह से, सपोज करो इसमें से सोर्स में से लाइट प्रोड्यूस हो रही, तो इसके अराउंड जो है आपके
वेव फ्रंट्स बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, वो इस तरह से बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यानी कि एक सर्किल के बाद दूसरा सर्किल, दूसरे के बाद तीसरा, और इस तरह से बनते जाएं तो इनको कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्किल। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो आप जब पढ़ते हो और मैट्रिक क्लास तक आपकी इतनी वोकेबलरी अच्छी नहीं होती तो आपका बुक पढ़ने का भी दिल नहीं करता। तो इसकी जो है मैं मीनिंग भी आपको समझाता जा रहा हूँ। अच्छा, और कुछ होते हैं ऐसे वेव फ्रंट जो स्ट्रेट लाइन जो है में स्ट्रेट लाइन में जो है वो होते हैं। अच्छा, रिपल टैंक में प्लेन डिपर कैन प्रोड्यूस प्लेन वेव्स। अब रिपल टैंक में जो है प्लेन वेव्स भी सॉरी अपना प्लेन जो है वो प्लेन वेव फ्रंट्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। सिंपल वेव फ्रंट के लिए याद करने वाली चीज़ क्या है, इमेजिनरी लाइन है जो सब पॉइंट्स को मिलाती है वेव की जो सेम फेज में हो। इसके अलग अलग शेप्स होते हैं, सोर्स पर डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल फॉर्म में भी होते हैं, और दूसरा दूसरा किस में होते हैं, दूसरा हमारा प्लेन फॉर्म में भी होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल टॉपिक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है उसको समझने के पहले थोड़ा सा पीरियोडिक मोशन पढ़ो। पीरियोडिक मोशन इज अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसी मोशन जो अपने आप को इक्वल इंटरवल के टाइम के साथ रिपीट करे उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है। वैसे नॉर्मली पीरियोडिक और ऑसिलेटरी में थोड़ा सा फर्क होता है। पीरियोडिक और ऑसिलेटरी में थोड़ा सा फर्क होता है। पीरियोडिक जो मोशन होती है वो रिपीट तो होती है, लेकिन जो अपना ऑसिलेटरी मोशन होती है वो थोड़ी सी फास्ट होती है। चलो इसको छोड़ दो, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे, ऑसिलेटरी मोशन में फ़र्क और वाइब्रेटरी मोशन में फ़र्क। फिलहाल जो आपके टेक्स्ट बुक में है उस पर फोकस रखो। यानी कि ऐसी मोशन जो अपने आप को रिपीट करे अब एक फिक्स्ड टाइम के बाद उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको एग्जांपल जो है वो दिया गया है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऑसिलेट कर रहा है फिक्स्ड पॉइंट के हिसाब से, और उसमें एक्सीलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक चीज हमेशा याद कर लो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सीलरेशन हमेशा हमेशा प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के साथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना आप अगर आपके पास ये जो है एक मास है, इसको जितना दूर लेके जाओगे यानी कि जितना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को बढ़ाओगे एक्सीलरेशन की वैल्यू भी इतनी बढ़ेगी। ठीक है। और जब आप इसको छोड़ोगे तो इसकी एक्सीलरेशन हमेशा डायरेक्टेड होगी कितनी किसकी तरफ, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इसकी वजह से इसके साथ हमेशा नेगेटिव लगा हुआ होता है, और नेगेटिव किसकी वजह से होता है, बिकॉज इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यहाँ पर ये चीज़ जो है बुक के अंदर लिखी भी हुई है, और ये चीज़ याद कर लो आप कि एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ, और ये जो नेगेटिव है ये हमेशा डिपेंड करता किसको जाहिर करता है कि एक्सीलरेशन जो है वो डायरेक्टेड है किसकी तरफ, मीन पोजीशन की तरफ। ये लिखी भी हुई है चीज़ सॉरी। ये जो नेगेटिव है, अब देखो ये इस तरह से लिखा हुआ है ना, नेगेटिव एक्स, ये जो साइन है इसको बोलते हैं हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इस साइन को हटाकर हम कोई ना कोई कांस्टेंट देते हैं, तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट रखा के, और यहाँ पर रखा हमने नेगेटिव एक्स ब्रैकेट के अंदर, तो ये हमारा बन गया नेगेटिव के एक्स। ये एक्सीलरेशन का फार्मूला बन गया। और के आपके पास यहाँ पर क्या है, के जो है आपकी वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसका आपने नाम याद कर लेना है। अच्छा, सिंपल पेंडुलम आपको अब समझाया गया है। सिंपल पेंडुलम में किस तरह से, सिंपल पेंडुलम में दो कंपोनेंट्स आपको गिवन है, मोशन हो रही है एक, और ये मैं आपको थोड़ा सा डैम्प्ड ऑसिलेशन समझा दूं, उसके बाद आपको फिर बाकी ये जो अपना टॉपिक है वो समझाता हूँ। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती है, ऑसिलेटिंग सिस्टम कैन नॉट बी अज्यूम्ड टू हैव अ फिक्स्ड एम्पलीट्यूड अनलेस एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू देम। अच्छा, याद कर लो ये जो आपकी फ्री मोशन है ना, अगर मैं पेंडुलम को इस तरह से स्ट्रेच करके यहाँ से छोड़ दूँ, ये तो ये इस तरह से ये मूव हमेशा करता रहेगा करता रहेगा करते रहेगा। क्यों, क्योंकि जो भी हमने वाइब्रेटरी के केस पढ़े हैं ना वो हमने सारे सपोज किए हैं कि इसमें फ्रिक्शन जीरो है। फ्रिक्शन जब जीरो होगा
तो ये जो हैं ये हमेशा मूव करते रहेंगे फॉर इनफाइनाइट टाइम। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी झूले को थोड़ा सा पीछे करके छोड़ देते हो तो फिर वो थोड़े टाइम के बाद रुक जाता है। अब वो क्यों रुकता है? क्योंकि एयर के अंदर फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन वो उसको फोर्स लगाकर बार बार थोड़ा सा स्लो करके फिर उसको जो है वो स्टॉप कर देते हैं। वो इसी वजह से होता है कि एक एक्सटर्नल फोर्स उन पर लग रहा होता है। अब डैम्प्ड ऑसिलेशन जो हमारे पास नॉर्मली होती हैं डे टू डे लाइफ में, जो ऑसिलेशंस होती हैं वही जो होती हैं वो हमारी डैम्प्ड ऑसिलेशन होती हैं। ठीक है, तो याद करने वाली चीज़ क्या है कि नॉर्मली अगर कोई भी चीज़ ऑसिलेट करती है वो टाइम के साथ जो है मूव करके करके फिर रुक जाती है, तो इसका क्या मतलब होता है? वो हमारी डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है। अच्छा, इसके बाद सिंपल पेंडुलम है आपका। सिंपल पेंडुलम में क्या क्या गिवन है? अब सिंपल पेंडुलम में आपको थोड़ी सी चीज़ें गिवन हैं जो कि आपको याद करनी है। यहाँ पर इसने जो चीज़ें दी हैं वो आपसे पूछी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पर इसने एक रिजिड सपोर्ट लगाई है जिसके साथ इसने एक पेंडुलम लगाया है, उसके साथ ये एक एंगल है, ठीक है, और ये एक मास है आपका। अब ये इसने मास जो है इस मास के पास कुछ ना कुछ अपना वेट होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड होगा mg। अब इस मास का एक वेक्टर इसका कंपोनेंट निकाला है इसने। कंपोनेंट एक निकाला है इसने mg cos थीटा और दूसरा ये इस डायरेक्शन में निकलेगा mg sin थीटा। अब दो इसने कंपोनेंट निकाले हैं mg sin थीटा mg cos थीटा, और mg cos थीटा किसके इक्वल है? टेंशन इन स्ट्रिंग के इक्वल है। ये देखो, अब ये जो है आप नॉर्मली जब आपने रेगुलर क्लासेस ली होंगी तभी जो है आपको समझ आएगा। mg sin थीटा वेट के इक्वल है और mg cos थीटा टेंशन के इक्वल है या वेट के इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद जो है सिंपल ये फॉर्मूला है जो आपको याद कर लेना है, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और किस पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये जो था ये क्विक रिव्यू मैंने आपको दे दिया किसका? चैप्टर नंबर 1 का। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी जो लास्ट वाली प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सॉल्व करके, जो एमसीक्यूज हैं लास्ट वाले वो आपको सॉल्व करके सेंड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो दूसरे को, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। और इस पर जो है मैं आहिस्ता आहिस्ता टाइम निकाल कर रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और वीडियोस इसी तरह से बनाऊँगा कि एक ही वीडियो के अंदर आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए, और अगर आप एग्ज़ाम के टाइम देख रहे हो तो भी जो है आपका फ़ायदा हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।